हेलो बच्चों, क्या हाल है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने 10th बोर्ड की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। तो मैं आज लेकर आया हूँ क्लास 10th यानी तो जो 2026 में होने वाला बोर्ड पेपर है उसको हम लेकर आए हैं। आज आप लोग जानते हैं संडे है, तो उस संडे पर हम स्पेशल टेस्ट हर सप्ताह में एक बार लाते हैं। तो हम इस सप्ताह में संडे टेस्ट लाए हैं। तो आइए हम किस बोर्ड के परीक्षा पढ़ रहे हैं, तो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 जो होने वाला है। क्लास 10th को हम तैयारी कराते हैं। सिर्फ आज मैथ सब्जेक्ट को लेकर आए हैं, क्योंकि मैथ सब्जेक्ट में बहुत सारे लड़कों को कन्फ्यूजन होता है। तो हम ऑब्जेक्टिव के अनुसार आप लोग को उस कन्फ्यूजन को समाप्त करने आया हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में हम आप लोग को कुछ ट्रिक बताऊंगा जो कि ऑब्जेक्टिव में बहुत मदद करेगा। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग को सिर्फ मैथ का तैयारी कराता हूँ और आप लोग चाहते हैं मैथ में 100 में 100 यानी 100 पूर्णांक में 100 आए। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक से हमारा पढ़ाने का मनोबल जो होता है वो बढ़ जाता है। तो आइए हम समय न गवाते हुए टॉपिक पर चलते हैं। तो हम क्लास 10th क्लास का तैयारी कराता हूँ और आज हम सिर्फ मैथ को लेकर आया हूँ, क्योंकि मैथ में बहुत सारे लड़कों का कन्फ्यूजन होता है। उसी कन्फ्यूजन को समाप्त करने आया हूँ। और संडे स्पेशल टेस्ट हम नाम रखा हूँ। और कौन बनेगा विजेता, अगर आप लोग आज हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आपका 30 ऑब्जेक्टिव में से कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यह 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछा जाता है। वह मान नहीं होता है, लेकिन उसी मान के जगह पर दूसरा मान बैठा कर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देता है। तो आप लोग इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रट मार लीजिएगा, या आप लोग इस कॉन्सेप्ट के आधार पर उस कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अब आइए हम समय न गवाते हुए क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है जो कि प्रथम पाठ यानी वास्तविक संख्या से लिया गया है। देखिए, कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित किया है। यानी जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वह दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित किया है। तो आप लोग जानते हैं जो यूक्लिड विभाजन के फॉर्मूला से हम सिर्फ मसा निकालते हैं, लसा नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, मसा। वही कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन के अनुसार हम क्या निकालते हैं, तो मसा निकालते हैं, लसा नहीं। जो कि इसका फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल आप लोग पढ़े होंगे प्रथम पाठ में यानी वास्तविक संख्या में। अब आइए दूसरा क्वेश्चन दिया है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन में दिया है ना कि यदि p यानी कहता है कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक क्या होता है, जैसे कि 2 4 6 जो 2 से कटने वाला होता है वह सम पूर्णांक होता है। तो इसमें देखिए कौन p है और सम पूर्णांक है। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर 2 जो है इसमें सम धनात्मक पूर्णांक है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 में है एक जो है ना यह विषम पूर्णांक है। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह हर साल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। मान वैल्यू से बदल जाएगा लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं बदलेगा। तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, मेरा कहने का यह मतलब है। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि निम्नलिखित में कौन वास्तविक संख्या नहीं है। आप लोग बताइए। यह क्वेश्चन अधिकतर सर नहीं बताते हैं, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे लड़के कन्फ्यूजन में आ जाता है। देखिए, इन निम्नलिखित में से कौन वास्तविक संख्या है, पूछ रहा है कि वास्तविक संख्या कौन है। तो आप लोग जानते होंगे वास्तविक संख्या क्या होता है, 0 1 2 गिनती
गिनती की संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए यह भी वास्तविक संख्या है और यह भी वास्तविक संख्या है, लेकिन इसमें कह रहा है कि कौन वास्तविक संख्या नहीं है, तो लेकिन इसमें यह वास्तविक संख्या नहीं होगा माइनस अंडर रूट -1, क्योंकि यह काल्पनिक हम करते हैं -1। तो अब आइए प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया है कि दो संख्याओं का HCF यानी दो संख्या मान लीजिए कि ए और बी का HCF दे दिया है 15 और एलसीएम दे दिया है 105। तो कहता है और एक संख्या 45, तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो आप लोग बताइएगा कि दूसरी संख्या क्या होगा। देखिए दूसरी संख्या का फॉर्मूला होता है लसा गुणे मसा यानी एलसीएम गुणे HCF बाटा में पहली संख्या। तो लसा गुणे मसा 15 आ गुणे 1.5 105 आ बाटा में 45। तो 15 तिया 45 होता है आ 3 के पहाड़ 3 ले आ भगे 15 करो, तो 3 ले भगे 15 करो। यानी देखिए बताते हैं HCF दे दिया है 15 गुणे एलसीएम दे दिया है 105 और ये पहली संख्या यानी एक संख्या दे दिया है 45। तो 15 तिया 45, अब 3 ले भगे 105 करो, तो 3 ले भगे 105, तो तितरी के 9 आ 1 हासिल बड़ा 3 5 15 यानी 35 साली में कट गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35। तो आप लोग देख लीजिएगा इसका राइट आंसर 35 होगा। अब आइए हम प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। कहता है कि बहुपद दे दिया है और कहता है कि इसका घात है। तो आप लोग अगर घात दे दिया है तो आप लोग सिर्फ इतना देखिएगा कि इसमें अधिकतम घात क्या है। तो इसमें अधिकतम घात आप लोग को दिख रहा होगा, यह 2 है इसका अधिकतम घात कुछ नहीं तो 1 है। इसका घात नहीं होगा क्योंकि यह अचर मान है। तो इसमें अधिकतम घात क्या है? तो 2 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। आप लोग को सिर्फ देखना है अधिकतम घात, तो वहीं उसका घात हो जाता है। अब आइए प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया है कि बहुपद x² - 11 की शून्यक है। आप लोग को बहुपद दे दिया और इसका शून्यक निकालना है। तो हम ऐसे क्वेश्चन बनवाए थे क्लास में, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर जो होगा ना वो एगो प्लस में, यानी आइए हम बना देते हैं। देखिए x² - 11 x², जब है माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाता है। जब स्क्वायर हटेगा तो रूट में 11 और प्लस माइनस में आ जाता है। यानी एगो x का मान प्लस √11, एगो x का मान √11 माइनस में। तो इसमें एक प्लस में √11 खोजना है और एक माइनस में √11 खोजना है। तो देखिए इसमें एक प्लस में √11 और एक माइनस में √11 दिया है सी ऑप्शन में। अब आइए प्रश्न नंबर हम 7 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 दे दिया है कि द्विघात के शून्यकों की संख्या, यानी द्विघात बहुपद का शून्यकों की संख्या कितना होता है। हम आपको बताए थे रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होता है और द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होता है और त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होता है। तो इसमें द्विघात बहुपद कहता है तो इसका शून्यकों की संख्या क्या होता है? 2 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आइए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 क्या दिया है कि द्विघात समीकरण का, वह तो बहुपद से था, अब द्विघात समीकरण आ गया। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? तो इसमें आप लोग को द्विघात समीकरण का व्यापक रूप पूछ रहा है। इसमें आप लोग को द्विघात समीकरण का व्यापक रूप पूछ रहा है। तो आप लोग को बताए थे रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax + b बराबर 0। द्विघात समीकरण का बताए थे ax² + bx + c बराबर 0। त्रिघात समीकरण का बताए थे ax³ + bx² + cx + d होता है। मैं आप लोग को बताया था। तो इसमें कहता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² + bx + c बराबर 0 होता है। मैं आप लोग को बताया था। अब आइए प्रश्न नंबर 6 पर, प्रश्न नंबर 9 पर सॉरी बच्चों, यदि द्विघात समीकरण दे दिया है और मूल समान है तो
आपको विवेचक कहता है। यानी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मूल समान है तो हम क्या बताए थे, जब मूल समान होता है तो डी का जो मान होता है वह जीरो होता है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो हो जाएगा। तो इसमें देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब कह देगा कि मूल वास्तविक एवं असमान होगा, तो इस स्थिति में हम आप लोग को बताए थे मूलों की प्राकृतिक वास्तविक एवं असमान कब होगा, जब डी का मान जीरो से बड़ा होगा। तो इसमें जीरो से बड़ा क्या है, तो ए हो जाएगा। आज जब कह देते हैं काल्पनिक तो बी हो जाता है। यह कभी नहीं होता है, यह कभी यानी ऑप्शन नंबर डी कभी नहीं होता है। अब आइए प्रश्न नंबर हम 10 पर चलते। कहता है कि द्विघात समीकरण, समीकरण दे दिया है, समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर जीरो के मूलों का वेगफल। हम मूलों का वेगफल बनाए थे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए, यानी माइनस माइनस बी का मान दिया है -4 ए का मान दे दिया 1, कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए माइनस माइनस कट गया यानी 4/1 यानी 4 आंसर आ गया। तो आप लोग को इसमें ऑप्शन नंबर देखना है कि 4 कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वह ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब आइए हम प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 दिया है कि यदि x का मान 2 दे दिया है और द्विघात समीकरण दे दिया है इतना, द्विघात समीकरण दे दिया है इतना। अब कहता है कि एक मूल है तो के का मान ज्ञात करिए, एक मूल हुए तो के का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग इसके x के जगह पर 2 रख देते हैं तो के का मान निकल जाता है। तो आइए हम बनाते हैं 2 के होल स्क्वायर अब -5 गुणे 2 आप प्लस के अब बराबर 0 दे दिया है। तो 2 दूनी के 4 आप 5 दूनी के 10 आप प्लस के हो जाता है। अब बताइए बराबर 0। अब बताइए जो है प्लस में है, यह प्लस में है आई माइनस में है। जब माने 10 -10 में ले जब +4 घटा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। अब प्लस के हाई जो के है के बराबर है जो माइनस में 6 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 6 होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा। तो देखिए प्लस में 6 कहाँ दिया है, तो प्लस का 6 दिया है ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जहाँ लड़का बहुत सारे लड़का कन्फ्यूजन में आ जाता है। देखिए यहाँ दे दिया यदि एक द्विघात समीकरण का मूल दिया है, यानी यदि एक द्विघात समीकरण का मूल, मूलों का वेगफल और गुणनफल नहीं दिया है, यदि एक द्विघात समीकरण का मूल दे दिया है 3 और 4 तो समीकरण क्या होगा। तो मैं आप लोग को बताया था, मान जाइए कि हई अल्फा प्लस बीटा का मान ऐसे नहीं दिया है, इसमें कहता है कि 2 शून्य के दे दिया है। तो आप लोग मान लीजिए अल्फा दे दिया है 3 और बीटा दे दिया है 4। तो हम आप लोग को बताए थे अवशिष्ट समीकरण या अवशिष्ट बहुपद का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 बताए थे आप लोग को। तो देखिए यह फार्मूला होता है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान क्या दिया है, अल्फा का मान दे दिया है। देखिए बनाते हैं एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर तो रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 3 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 3 गुणे 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 3 7 एक्स प्लस 4 3 12 बराबर 0 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर ए ही में यह दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 13 में दे दिया है कि इसमें दे दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान, यानी मूलों का वेगफल और मूलों का गुणनफल दे दिया है, मूलों का गुणनफल। तो हम आप लोग को बताए थे अवशिष्ट समीकरण का फॉर्मूला ऐसा होगा, जब अल्फा प्लस बीटा दे दिया अल्फा इंटू बीटा दे दिया है तो इसका होता है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। वो जस्ट बाई जस्ट वैसे ही होता है, लेकिन बनाने का तरीका बदल जाता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा
प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना दे दिया है 5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कर दिया है 6 बराबर 0। सिर्फ इस पर आपको मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल को बैठा देना है, बाकी सब वैसे ही। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x आप प्लस 6 बराबर 0 हो जाता है। 6 बराबर 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। यह माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस ना दे दिया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x आप प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर दिया है ए ही में दे दिया है, ए ऑप्शन नंबर में दे दिया है। तो अब आइए प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि समीकरण दे दिया है और आपको अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर हम बताए थे माइनस बी बाई ए होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई यानी ऑप्शन नंबर ए। अब आइए प्रश्न नंबर 15 पर चलते हैं। यहाँ से त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, जहाँ से बहुत हर साल बहुत ज़्यादा, यानी अगर कोई लड़का 10th क्लास में है, अगर वह त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा है तो आप लोग समझ लीजिए वह कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा है, समझ लिए कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा है। तो यहाँ क्वेश्चन में दे दिया है कि साइन थीटा का मान का बराबर होगा। तो आप लोग बताए थे साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। आप लोग को यह फार्मूला पढ़ाए थे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा निकालना है तो 1/कोसेक थीटा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आइए प्रश्न नंबर 16 पर। प्रश्न नंबर 16 दे दिया है कि tan 60 का मान, tan 60 का आप लोग को मान बताए थे √3 होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मैं ऐसा आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोग को आसान लग रहा होगा। देखिए यह क्वेश्चन दे दिया है कि साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान, यह फार्मूला पर है, यानी जब थीटा समान होगा तो इसका फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आइए प्रश्न नंबर 18 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 दिया है कि tan जो एक tan थीटा एक, यानी tan थीटा यानी tan एक किसका मान है, आप लोग tan 45 का मान पढ़े होंगे, एक होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आइए प्रश्न नंबर 19 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 दे दिया है कि साइन थीटा बराबर दे दिया है और कौशिक थीटा यानी लंब बटा कोण दे दिया है और आधार निकालना है। कौशिक थीटा देखिए यह बहुत आसान है। अगर साइन थीटा दे दिया है 4/5, 4/5 साइन थीटा बराबर दे दिया है 4/5, यानी लंब बटा कोण दे दिया है, और आपको कौशिक थीटा निकालना है। तो आप लोग जानते हैं जो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कोण, उसी के उल्टा हो जाता है कौशिक थीटा का फॉर्मूला, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5/4, यानी इसका उल्टा हो जाएगा 5/4। तो ऑप्शन नंबर यही में दे दिया है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है भर मारने के लिए आपको पेपर में, तो आप लोग इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है थीटा का मान यानी सेक 60 का मान आप लोग को याद करना है, यानी आप लोग को सेक 60 का मान बताना है। तो आप लोग ऐसे याद करिएगा, कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2, उसी के उल्टा 1/2 के उल्टा क्या होता है तो 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा। अब आइए प्रश्न नंबर हम 21 पर चलते हैं। यहाँ से निर्देशांक ज्योमेट्री चालू होता है, तो हम आप लोग को नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन इसके बाद त्रिकोणमिति के बाद हम यहीं चालू करेंगे, क्योंकि यहाँ से इतना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। त्रिकोणमिति के बाद यहीं चैप्टर आता है। अब कह रहा है इसमें कि बिंदुओं के बीच की दूरी यानी आप लोग को बताए थे बताएंगे कि आप लोग पढ़े होंगे बीच की दूरी का फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर यही हो जाता है, जो कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर यही हो जाता है। अब आइए हम प्रश्न नंबर 22 पर चलते हैं। आप लोग ये मैं ऐसा आशा करता हूँ कि चैप्टर कहीं कहीं पढ़े होंगे, तो आप लोगों मैं चालू करूँगा कहाँ जहाँ से एकदम बेसिक कंसेप्ट से आप लोग को बताऊंगा। तो देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, आप लोग कोई ट्यूशन में पढ़े होंगे, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 और 0। देखिए यदि कोई बिंदु का निर्देशांक xy हो तो x कहा जाता है, x को हम कहते हैं कोटि और y को कहते हैं भुज। x को कहते हैं कोटि और y को कहते हैं भुज। आप लोग देख लीजिएगा। यह कहता है कि बिंदु दे दिया
और कहता है कि किस चतुर्थांश में है। तो पहला चतुर्थांश में दोनों निर्देशांक यानी एक्स का मान और वाई का मान दोनों प्लस में होता है। तो पहला और चतुर्थांश हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक्स का मान, इसको मान जाइए एक्स का मान दे दिया है और वाई का मान दे दिया है, जिसमें एक्स और वाई का मान प्लस में होगा, यानी देखिए प्लस में है, यह भी प्लस में है। तो जिसमें दोनों का मान प्लस में है तो वह प्रथम चतुर्थांश में हम बताएंगे। यह कह रहा है कि वाई अक्ष बिंदु दे दिया है और कहता है वाई अक्ष से दूरी। तो अगर वाई अक्ष से दूरी कहेगा तो हम एक्स अक्ष का मान बताएंगे, और एक्स अक्ष से दूरी दे दिया होगा तो हम वाई अक्ष के मान बताएंगे। तो वाई अक्ष से दूरी दे दिया है तो एक्स का मान क्या होता है, एक्स का शुरू वाला होता है वाई का मान, एक्स के बाद आता है वह वाई का मान होता है। तो इसमें कहता है वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष के दूरी दे दिया होगा तो हम एक्स अक्ष का मान बताएंगे, यानी 4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आइए प्रश्न नंबर 26 पर। प्रश्न नंबर 26 दे दिया है कि मूल बिंदु से दूरी, अगर मान लीजिए कि कोई रेखा है, इसका मूल बिंदु का निर्देशांक आप लोग जानते हैं 0 होता है, और म्हणजे कि एक बिंदु दे दिया है क्यू, एक्स और वाई, x1 एक्स और वाई। तो इसका फार्मूला होता है x2 माइनस x1, यानी एक्स का होल स्क्वायर x2 में ले जब x1 यानी 0 घटाएंगे तो वहीं बचेगा, यानी एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में दे दिया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है, मैं आप लोग को बताऊंगा। अब देखिए इसमें कहता है कि यदि दो बिंदु दे दिया है और कहता है कि मिलाने वाली रेखा का ढाल 0 हो, तो आप लोग पढ़े होंगे y1 बराबर y2 बराबर होता है, मैं आप लोग को बताऊंगा। अब देखिए यह कहता है कि ढाल स्लोप क्या है, यानी इसमें ढाल पूछ रहा है, तो आप लोग 2 आंसर मार लीजिएगा, क्योंकि इसका राइट आंसर 2 ही होगा। अब आइए प्रश्न नंबर हम 29 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 दिया है कि दो बिंदु दे दिया है, दो बिंदु दे दिया है और कहता है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक, हम आप लोग को मध्य बिंदु का निर्देशांक पढ़ाएंगे। एक्स और वाई दे दिया है तो हम पढ़ाएंगे x1 आप प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2, x1 का मान दिया है 2 आप प्लस 6 आप बटा में 2, यानी 8 बटा में 2, तो एगो 4 आ जाएगा, एगो आ जाएगा 3 आप प्लस 7, यानी y1 प्लस y2 7 अब बटा में 2, यानी 10 के आधा होता है 5, यानी एगो हो जाएगा 4 और एगो हो जाएगा 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 और 5, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। अब आइए प्रश्न नंबर 30 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 दिया है कि बिंदु दे दिया है और कहता है कि किस चतुर्थांश में है। तो अगर मान जाइए कि हई एक रेखा है, हाई एक्स होता है, आई अभी माइनस एक्स होता है, और वाई होता है माइनस वाई होता है। तो आई प्लस एगो प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस होता है, द्वितीय चतुर्थांश में पहले हम माइनस, यानी पहले हम एक्स का मान लेते हैं तब वाई का, तो माइनस वाई का मान लेता है प्लस, यानी द्वितीय चतुर्थांश में देखिए वो एक्स का मान दे दिया है माइनस में और वाई का मान दे दिया है प्लस में, यानी -2 और 3। तो किस चतुर्थांश में, यही प्रथम हो गया, ये द्वितीय हो गया, तो द्वितीय चतुर्थांश में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में है। तो 30 क्वेश्चन हो गया। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपका 30 में कितना क्वेश्चन राइट है यानी सही है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। देखिए आगे में लिखा है कि द एंड का होता है हिंदी कि समाप्त हुआ यह सेशन। आप लोग प्लीज यह आप लोग को अगर आप लोग को इस सेशन अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब से मेरा पढ़ाने का मनोबल बढ़ जाता है, और आप लोग चाहते हैं मेरा मनोबल ऐसा ही बढ़े, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का विजेता कौन बना। प्लीज़ कमेंट, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का विजेता कौन बना। तो मैं इतना इस सेशन को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।